सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम आनंद मार्ग में। दर्शकों, लगातार हमारे कार्यक्रम का सिलसिला चल रहा है। लगातार हम आचार्य जी से अच्छे अच्छे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अच्छे अच्छे विषयों को शामिल करते हुए वो विषय जो आपसे और हमसे जुड़े हुए हैं, जिनका सीधा हमारे जीवन पर असर है। और क्योंकि आनंद मार्ग का उद्देश्य ही यही है, आपके जीवन को सही लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाना। आनंद मार्ग में निहित है आपके जीवन का संपूर्ण दर्शन, वो दर्शन जो आपसे और हमसे जुड़ा हुआ है। दर्शकों, हमने 2012 के प्रलय को लेकर चर्चा की है। ये प्रलय आपकी जिंदगी पर किस तरह से असर डालने वाला है, लेकिन आपको इस प्रलय से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमने पहले एपिसोड में इस पर चर्चा कर ली है। अब हम आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस प्रलय से बचा जा सकता है, जो भ्रांतियां फैली हैं उससे अपने आप को कैसे दूर कर सकते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में ना सोच के वर्तमान में जो चल रहा है उसे कैसे अच्छा बनाए, उसे कैसे बेहतर बनाए। आपको बताना चाहेंगे कि आनंद मूर्ति की स्थापना प्रवर्तक गुरु हैं भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिनका सानिध्य हमें प्राप्त होता रहता है। और उन्हीं के साथ उनके गुरु हैं आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी, जिनसे हम लगातार ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। वो लगातार अपने ज्ञान के द्वारा हम सभी दर्शकों का हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले हम आचार्य जी का स्वागत करना चाहेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, हमने पहले एपिसोड में 2012 के प्रलय को लेकर चर्चा कर ली है। आज हमारा सेकंड एपिसोड है। अगर सेकंड एपिसोड की बात करें, प्रलय आने वाला है, हम उस प्रलय को एक तरफ किनारे रख देते हैं। जो परिवर्तन होने वाले हैं, जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, उससे कैसे बच सकते हैं? हमको प्रलय शब्द में ऐतराज है जी। क्योंकि प्रलय होता नहीं जी। परिवर्तन होते हैं, विनाश भी होता है, लेकिन प्रलय कभी होता नहीं है। ये हमारी कल्पना है, हमारा डोगमा है, हमारा भ्रम है जी। इसलिए इससे हमको दूर होना पड़ेगा कि प्रलय नहीं होगा, सिर्फ परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। परिवर्तन तो हो रहा है जी। ये है कि परिवर्तन तो नित्य होता रहता है, लेकिन ये परिवर्तन अचानक हो सकता है क्योंकि हमने 3 कारण बतलाए। इसमें से अचानक परिवर्तन हो सकता है। तीनों मौजूद है उसकी स्थिति जी। जियोलॉजिकली, हिस्टोरिकली, इतिहास का स्टडी भी बतलाता है कि पिछले परिवर्तन में जहां हमारा मनुष्य का समाज था, कहते हैं ना कि मनुष्य होमोसेपियंस एक जगह थे जी जी। वहां से कोई कहते हैं कि अचानक ठंडी होगी जगह। आज साइंटिफिक स्टडी यही है कि हिमयुग आया, आइस एज, उससे परिवर्तन हुआ। उसमें 3 प्रकार की साइकोलॉजी के आदमी पैदा हुए। पहला कि मैं अपनी आदत भी नहीं छोड़ूंगा, अपनी जगह भी नहीं छोड़ूंगा। कभी होता है ना, कभी अगर परिस्थिति हो जाए तो आदमी जिद पर होता है कि मैं तो नहीं मानूंगा। हाँ, मैं नहीं करने वाला हूँ। तो एक ग्रुप होमोसेपियंस का ऐसा बना कि हम अपनी आदत भी नहीं छोड़ेंगे और अपनी जगह भी नहीं छोड़ेंगे। तो जगह अचानक ठंडी हो गई इसलिए वो लोग खत्म हो गया, वो नष्ट नाबूद हो गए। जी जी। उसमें से कुछ ऐसे हुए कि हम जगह तो छोड़ देंगे लेकिन आदत नहीं छोड़ेंगे। दूसरा ग्रुप जी। वही आदमी, वही गोष्ठी विश्व के जगह जगह आदिवासी के रूप में आज हैं। आदतें उनकी वही है, लेकिन जो उनका वो है, जगह बदले, परिवर्तन की वजह से जगह बदलना पड़ा लेकिन आदत नहीं छोड़े। उसी प्रकार से वो जीते हैं ट्राइबल्स जी। चाहे भारत के ट्राइबल्स हो, चाहे पिग्मीज हो, चाहे रेड इंडियंस हो जी जी। बाहर के, ये सब लोग उसी प्रकार की साइकोलॉजी से हो। तीसरी साइकोलॉजी हुई कि आई शैल लिव माई हैबिट एज वेल एज हैबिटेड इफ नीड बी। आवश्यकता हुई तो हम अपनी आदत भी छोड़ देंगे और हम जगह भी छोड़ देंगे जी। अरे क्या लगा है? तो हमारे लिए परफेक्ट कौन सा है? तीसरा
तो आपको यही कहना चाहते हैं जी कि जो तीसरी साइकोलॉजी के थे उन्हीं को आर्यन कहते हैं, जी जी और वही नई सभ्यता लेकर के आगे बढ़े। जहां गए वो जीतते गए, इसलिए जीते कि उनकी साइकोलॉजिकल चेंज हुआ, उनका साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जी जी कि हम जगह भी छोड़ देंगे और आदत भी भी। छोड़ेंगे, जैसी आवश्यकता होगी हम वैसा करेंगे। उनमें जिद नहीं रहा, अंधविश्वास नहीं रहा। दे बिकेम द मास्टर्स ऑफ सिविलाइजेशन, उन्होंने नई सभ्यता की नींव डाली और आज हम औद्योगिक सभ्यता के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं। ये अवश्य खतरे में है, क्योंकि अगर हिमयुग आया तो ये औद्योगिक सभ्यता इस रूप में तो नहीं रहेगी। आचार्य जी, आपने कहा था, हमने दर्शकों को समझाया था कि प्रलय नहीं होने वाला है, परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन कि गर्म स्थान ठंडे हो जाएंगे, ठंडे स्थान गर्म हो जाएंगे। अगर ऐसा परिवर्तन होता है तो कैसे बच सकते हैं, कैसे हम उस जगह पर अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है, इस परिवर्तन को अपने मतलब ढाल सकते हैं अपने जीवन में? आनंद मार्ग के जितने भी क्रियाकलाप हैं और जितना भी प्रोग्राम है, उसी को ध्यान में रखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य के आदमी की फिजियोलॉजी क्या होगी, उसकी साइकोलॉजी क्या होगी, उसका लक्ष्य कैसा होगा, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे सारे प्रोग्राम हैं। मान लो हम ऐसे जगह पर हो गए जो अचानक ठंडी हो गई और हमारी हैबिट्स वैसे ही रही, हाँ। तो हम तो नहीं सरवाइव कर पाएंगे। इसलिए जैसे मैं पिछले साल जून में लेह गया लद्दाख, तो जाते ही जो हमको लोग बुलाए थे उन्होंने तुरंत एयरपोर्ट पर ही एक रूम में ले गए और हमको एक गोली खिलाया और 1 घंटे तक वहां बैठाया और कहा कि आप 24 घंटे कहीं बाहर नहीं जाएंगे। हम उनके कहने से वैसे ही माने, वैसे ही किए और हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। मैं 5-6 दिन रहा, हमको कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ जी। लेकिन जो जाते ही एक्लेमेटाइज होने की कोशिश नहीं करता है, वो तुरंत हवाई जहाज से दूसरी फ्लाइट से वहां से भगाया जाता है। आचार्य जी, लेकिन आपने जैसे कहा कि वो आखिर वो दवा थी क्या? दवा तो हमको दवाई की गोली का हमको पता नहीं है, लेकिन वहां पर हाई एल्टीट्यूड पर एक्लेमेटाइज करने के लिए कोई गोली देते हैं। अच्छा। तो वो चूंकि डॉक्टर बतलाता है और लोग वहां रहते हो जानते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जिस भौगोलिक परिस्थिति में परिवर्तन होने वाला है आगे, उसकी गोली किसी केमिस्ट के पास नहीं, आनंद मार्ग के पास है। वो गोली क्या है? वो गोली ये है कि हम अपने शरीर को कैसे बनावें, हाँ। आसन के द्वारा अपने ग्लैंड्स को कैसे इंप्रूव करके ठीक रखें, अपने नर्वस सिस्टम को कैसे ठीक रखें। प्राणायाम के द्वारा हम कम से कम, मान लो ऐसी जगह पर हम हो गए जहां पर खाने का कोई चीज बचा ही नहीं, तो प्राणायाम में ऐसी शक्ति है, आसन में ऐसी शक्ति है कि शरीर की गर्मी बढ़ा सकता है और शरीर को कई दिनों तक हम कम खा के, और हो सकता है नहीं खाना मिला तब भी ये सरवाइव करेगा शरीर। उसी को कहते हैं हाइबरनेशन। ये बात तो कुछ जीवों को भी पता है। मेढक बरसात के बाद मिट्टी में घुस जाता है जी। और फिर अगले साल निकलता है, उसको हिमनिद्रा कहते हैं। तो जीव जंतुओं को पता है। तो वैसा एक मंडूक आसन है। इस प्रकार से योग विद्या में, अष्टांग योग में ऐसे ऐसे प्रयोग हैं जिसको करके अपने शरीर को हम कुशल बना सकते हैं। इसलिए हम पहले अपने शरीर को ठीक रखेंगे, फिर मन को तैयार करेंगे। मान लो उस परिवर्तन के लिए मन तैयार नहीं है, तभी हमारा एडजस्टमेंट नहीं होगा। हो सकता है उस नर्वस शॉक से हम पागल हो जाए, लेकिन हमने उसको भी मैनेज किया। तो आनंद मार्ग उस परिस्थिति में मैनेजमेंट सिखलाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि अष्टांग योग के जो जो स्टेप है, चाहे प्रत्याहार हो, यंत्र हो, तंत्र हो, मंत्र हो, ध्यान हो, समाधि हो, जो भी चीजें हैं, अगर उन्हें हम जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं तो उसका हमें अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है और जिस लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं वो हमें प्राप्त होता है। आचार्य जी, इन बातों को अगर दरकिनार करें, जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, आदमी आज के बारे में ना सोच के कल के बारे में सोचते हुए अपने आज को बर्बाद कर रहा है, अपने आज को कहीं ना कहीं मुझे लगता है खराब करने की कोशिश कर रहा है कि अगर कल बिगड़ने वाला है तो मैं आज को सुधारूं क्यों। इससे आप सहमत हैं? और अगर नहीं सहमत हैं तो आनंद मार्ग क्या बताता है? आनंद मार्ग एक तो व्यक्तिगत जीवन में लक्ष्य देता है कि उसको लक्ष्य को निर्धारित करके उसकी तरफ बढ़ो। इसमें ध्यान ये रखना होगा कि कुछ बातें हैं लोगों को तो पता नहीं कि क्या होने जा रहा है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे
बड़े शहरों पर खतरा है जी। इसलिए गांवों की तरफ चलने का प्रोग्राम देना पड़ेगा। सरकार को भी, लोगों को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि सारे खतरे आएंगे बड़े शहरों पर। अगर भूकंप हुआ तब भी आबादी वाले जगह का नुकसान होगा, अगर एटमिक वार हुआ, मिसाइलें छूटी तो बड़े शहरों पर हमला होगा। ये सब खतरे वहां होने की वजह से हमको अब विलेज सिविलाइजेशन की शुरुआत करनी एक बार पड़ेगी। फिर से हमें लौटना होगा अपने गांवों की तरफ। इसी में क्या होगा कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा पूरे ग्लोब का जी, कि जो नेग्लेक्टेड एरिया है वो सब विकास के पथ पर आ जाएगा। हाँ, एक बार वो फिर से विकसित होता नजर आए। विकसित हो जाएगा ताकि धरती का जो भार पॉपुलेशन का है वो भी बैलेंस हो जाएगा। शहरों में ना आबादी बढ़ रही है, गांव से भाग करके शहर की तरफ जा रहे हैं लोग। इसलिए हम गांवों में सुविधाएं बढ़ानी होगी सरकार को। देश का बजट गांवों की तरफ ले जाना होगा, कृषि की तरफ ध्यान देना होगा, और खेती के नए नए तरीके जो आनंद मार्ग के प्रवर्तक ने दिया है उसको लेना पड़ेगा। हम अगले किसी एपिसोड में बनाएंगे जल संकट वाले में। चिल्ले सरकार ने हमको, एम्बेसडर ने हमको इनवाइट करके पूछा, वहां 12-13 साल से वर्षा नहीं हुई तो वहां कैसे मैनेजमेंट करे एग्रीकल्चर को। ये सब सारा आनंद मार्ग के पास मौजूद है। अगर उसको अपनाकर कम जल में अच्छी पैदावार कर सकते हैं, क्योंकि आगे वाले समय में समस्या आबादी नहीं है, समस्या है कि लोगों को क्या खिलाएंगे, क्या पहनाएंगे। जी जी। इसलिए हमको ये नए तरीके आनंद मार्ग जो दिए हुए हैं उसको अपना करके और अगली तैयारी करना होगा, बजाय इसके कि हम बैठ करके रोएं कि 2012 में हम खत्म हो जाएंगे। प्रलय नहीं होगा। बिल्कुल। आप रहेंगे तो क्या खाएंगे, क्या चिंता करेंगे, इसकी चिंता करें। चलिए, कैसे शरीर बना के रहेंगे, कैसे मकान में रहेंगे, उसकी चिंता करें। ये न रोएं कि हम खत्म हो जाएं। बिल्कुल आचार्य जी, हमारी चर्चा वाकई बहुत अच्छी चल रही है और काफी दिलचस्प बातें आपसे पता चल रही हैं। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि आनंद मार्ग में निहित बातों को अगर आप जीवन में उतारना चाहते हैं तो एक बार फिर से कहूंगी, फोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, प्रवर्तकों से मिल सकते हैं, आचार्यों से मिल सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह से आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है। इस मार्ग से जुड़कर अपने उद्देश्यों को पहचान सकते हैं, अपने लक्ष्यों को जान सकते हैं और एक बार फिर से स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकते हैं। कार्यक्रम का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं। ग्लोबल हेडक्वार्टर्स आनंद मार्ग प्रचारक संघ, आनंद नगर, पोस्ट ऑफिस बागलता, डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया, वेस्ट बंगाल 723215, इंडिया। फोन नंबर्स 03254260248, 09431103725. Our website www.amps.net.in. कैंप ऑफिस मधु मंजूषा, हेहल, रातू रोड, रांची 834005, झारखंड। फोन नंबर्स 06512511387, 09431103725. Delhi office D41 South Extension Part 1, New Delhi 110049. Phone numbers 01124643344, 09818927367, 09999987923.
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम आनंद मार्ग में। दर्शकों, लगातार हमारी चर्चा 2012 में होने वाले प्रलय को लेकर चल रही है। जैसा कि आपने आचार्य जी से ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि 2012 में प्रलय नहीं होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। वो परिवर्तन किस तरह के होंगे ये भी आपने जान लिया है, लेकिन उन परिवर्तनों से किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है, कल जो होने वाला है उसके बारे में ना सोचकर आज जो है आज को बेहतर बनाकर अपने कल को किस तरह से बेटर किया जा सकता है, ये हम आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी, आपने हमें बताया था कि हमें प्रलय की चिंता ना करके परिवर्तन जो होने वाला है उसके बारे में अपने आप को, अपने जीवन को बैलेंस में लाना है। किस तरह से लाया जा सकता है, क्या दिखाता है आनंद मार्ग? इसमें जो धीरे धीरे इको बैलेंस बिगड़ते जा रहा है, धरती पर ऑक्सीजन की कमी, जितना हमको ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। आज धरती को, पूरे धरती को ऑक्सीजन अमेज़न फॉरेस्ट दे रहा है ब्राजील का, जी जी, और वो भी बहुत तेजी से कटते जा रहा है। और ऑक्सीजन हर आदमी को चाहिए। गमले में बोनजाई बना करके लगाने से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसलिए हमें संकल्प ले, अगर धरती पर जीना है तो हमको आदत में सुधार करनी पड़ेगी। पहली आदत में है, अगर भारत का 1 अरब 22 करोड़ से ऊपर आबादी का ये देश, अगर अगले मानसून में सब लोग संकल्प लें कि एक एक पेड़ हम लगाएंगे, और एक एक पेड़ गमले में नहीं जमीन में लगाएं और उसकी रक्षा करें। और सरकार जंगल की रक्षा करने के लिए फॉरेस्ट एरिया में एलपीजी गैस को या तो फ्री कर दें, नहीं तो काफी सस्ता कर दें, जंगल का कटान रुके, तभी हम इको बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए एक जागरूकता की आवश्यकता है और एक एक आदमी को इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर धरती पर हमको जीना है, क्योंकि खतरे तो हैं, तो सबको इसका भार उठाना पड़ेगा और सब लोग मिलकर के जो जो कर सकता है वो करे। पेड़ लगाओ और पेड़ों की रक्षा करो। दूसरा, गांव की तरफ चल करके गांव का विकास हमको करना होगा और खेती पर जोर देना होगा। फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर हमको बंद करना पड़ेगा। पेस्टिसाइड का प्रयोग भी हमको बंद करना पड़ेगा। उसमें सब जाकर के, और ये हमारे खून में सब चीजें पेस्टिसाइड्स पहुंच रही हैं। माँ के दूध में ये पेस्ट पाए गए हैं तो बच्चे तक जा रहा है, इसलिए कैंसर के रोग और बढ़ते जा रहे हैं तेजी से। इसलिए हमको खेती का नजरिया बदलना पड़ेगा। देखना होगा, खाएं नहीं, स्वास्थ्य का खाना खाएं। स्वस्थ चीज कैसे खाएंगे? बाजार में आप जाते हैं, सफेद गोभी पसंद करते हैं, वो स्प्रे है उस पर। सेव खोजते हैं, लाल लाल सेव खोजते हैं, मटमैला सेव आपको पसंद नहीं आएगा, उस पर इथेरिन का स्प्रे है। वो सब हम जहर खा रहे हैं। इसलिए अब जीवन के प्रति, जगत के प्रति दृष्टि हमको बदलनी पड़ेगी। जब तक ये नहीं बदलेंगे तब तक हम धरती रहने लायक नहीं होगी। गांव में सुविधाएं देनी पड़ेगी ताकि गांव में आदमी घबराए नहीं। आप खेती पर जोर दीजिए, खेती को इंडस्ट्री का दर्जा देना ही पड़ेगा हमको, तब जाकर के सुविधाएं मिलेगी। क्योंकि चाहे कितना भी हम सभ्य हो जाएं, कितना भी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास बना लें, लेकिन भोजन सबको चाहिए और खाना गांव के खेत से ही निकल के आएगा। जी बिल्कुल। इसलिए उसके प्रति दृष्टि हमको बदलनी पड़ेगी। अनपढ़ लोगों के हाथ में खेती नहीं देनी पड़ेगी, सुविधाएं सरकार को देनी पड़ेगी और पूरी धरती का विकास करना होगा। हमको पॉपुलेशन से डरने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है हमको चिंतन बदलने की, लाइफस्टाइल बदलने की, और बजट कहाँ खर्च करना है उसको सोचना पड़ेगा हमको। तब जाकर के हम धरती पर रहने लायक बनेंगे। और दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जगेंगे बेकार में और सुबह लेट तक सोएंगे, ये नहीं होगा। नर्वस सिस्टम को आप वीक करेंगे, दिन भर फिर ऊँघेंगे काम पर। और उसको ठीक करने के लिए आप चाय कॉफी का कोड़ा लगाएंगे, तो हम अपने को कमजोर करते जा रहे हैं। इसलिए अपने आप को एफिशिएंट करना होगा। हमारा नर्वस सिस्टम जिस चीज से कमजोर हो उसको हम ऐसा काम नहीं करेंगे। एक घटना हमको याद आई, मेरठ यूनिवर्सिटी में एक बच्चे का पीएचडी का इंटरव्यू था। तो प्रोफेसर से घबरा रहा था कि बोला कि दादाजी आप बैठे रहेंगे तो हमको सुविधा रहेगी, आप जरा बैठिए वहां। हम भी साथ हो गए। जो प्रोफेसर थे उनके गाइड थे, उनको भोजन वगैरह कराया। इसके बाद में पूछा कि सर क्या पीने के लिए क्या मंगाए, चाय की कॉफी? वो बात हमको आज भी याद है कि प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ,
लेकिन जब मैं होश संभाला तब से ही हमको ये हुआ कि हम ऐसा कोई चीज नहीं खाएंगे जिससे हमारा नर्वस सिस्टम कमजोर हो। इसलिए चाय कॉफी मैं नहीं पीऊंगा, मैं जूस पीऊंगा। तो आदमी रात के संयम को दूर करने के लिए, दिन में काम करने के लिए चाबुक मार करके नर्वस सिस्टम को चलाता है चाय कॉफी करके। इसलिए आदत सुधारनी पड़ेगी, खान पान बदलना पड़ेगा, चिंतन बदलना पड़ेगा, नेगेटिव थिंकिंग छोड़नी पड़ेगी, पॉजिटिव थिंकिंग देनी पड़ेगी, जो आनंद मार्ग की शिक्षा है। आनंद मार्ग की शिक्षा में कहीं भी नेगेटिविटी नहीं है। गुरुदेव ने 5018 प्रभात संगीत दिए, उसमें एक भी निराशा का नहीं, सारे आशा की किरण है। कीर्तन दिया उन्होंने बाबा नाम केवलम, इसको गाओ। स्पिरिचुअल सॉन्ग्स प्रभात संगीत सुनो और गाओ, और देखो दिनचर्या आदमी की बदल जाएगी। आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, सात्विक आहार लो, ये सब करके अपने को तैयार करना होगा आगे के लिए, बजाय इसके कि हम बैठ करके रोएं। बिल्कुल। ऐसा करने से हम आगे आने वाले समय के लिए शरीर से, मन से तैयार होंगे। और सरकार भी इसमें सहयोग करे कि गांव का विकास कराए। बजट गांवों को सीमेंट आप दे रहे हैं, शहरों को दे रहे हैं फ्लाईओवर बनाने के लिए, आप गांव में दीजिए। गांव में इंस्टीट्यूशंस खोलिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आप गांव में दीजिए। इंजीनियरिंग कॉलेज बनाइए, मेडिकल कॉलेज बनाइए। गांव से ही तो बच्चे आते हैं शहर में पढ़ने के लिए। इसलिए हमको देश के हित में प्लानिंग करनी पड़ेगी। आदमी जो गार्जियन है उसी की ना ड्यूटी है। जी बिल्कुल। इसलिए इस 2012 के भय से हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि डरने के बगैर हम प्लान करें कि ऐसी परिस्थिति में कैसे सरवाइव करें। बिल्कुल। आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी कि किस तरह से डरे ना, बल्कि जो आने वाला है उसके बारे में अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर ले, और कैसे हम लड़के इस जंग को भी जीत सकते हैं, ये जानना बेहद जरूरी। लेकिन हम क्या ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस परिवर्तन के जिम्मेदार भी हम ही हैं? हम तो हैं अपनी आदत से। हमने जंगल काट करके कंक्रीट फॉरेस्ट बनाया, शहर बनाया जी। जंगली जानवरों को मार करके खा गए उसकी खाल के लिए और मांस के लिए, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। कहते हैं कि चीता इस देश में हुआ करता था। हमको तो लगता है कि 50 साल के बाद बच्चे भी पढ़ेंगे, इस देश में हाथी भी हुआ करता था और बाघ भी होते थे। शायद नहीं, जंगल नहीं रहेगा तो ये लोग भी नहीं रहेंगे। चिड़ियाघर में अगर हम देखेंगे, जू में वैसे ही अवस्था है। तो हमको अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। जितना जंगल बचा है वो उसको बचाए। हिमालय में मैं दूर दूर तक जाकर के देखता हूँ, हिमालय के कहीं कहीं जगहों पर गंजे के सिर जैसे कुछ जैसे बाल होते हैं वैसे ही जंगल बच गया है। जहां जहां सड़कें गई और वहां हमने जंगल काट डाला। इसलिए जंगल की रक्षा करनी पड़ेगी। जब तक हम जंगल नहीं बढ़ाएंगे, और जंगल हम लगा नहीं सकते अगर जंगल का नुकसान नहीं करे। जंगल तो प्रकृति स्वयं बनाती है जी। अगर जंगल में आदमी और पशु न जाएं तो जंगल अपने से उगता है। इसलिए हमारे लिए जंगल, पेड़ पौधे अति आवश्यक है। जितना आदमी है उसी अनुपात में हमको पेड़ लगाने पड़ेंगे। अगर ये संकल्प ले तो हम 2012 में जो डरे हुए हैं उससे हमारी रक्षा हो सकती है। और नदियों को पोल्यूट होने से बचाएं, अपनी आदत सुधारें जी। गंगा की पूजा करने से काम नहीं चलेगा। हम गंगा को स्वच्छ क्या करेंगे? गंगा को गंदा न करें। अगर गंगा को हम गंदा नहीं करते हैं तो हम गंगा को स्वच्छ करने में मदद कर रहे हैं जी। बिल्कुल। तो अगर इस प्रकार से अगर हम छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में अपनाएं तो इस देश को फिर हम वहां ला सकते हैं जहां इसको पहुंचना चाहिए। और हम सबके हाथ में एजुकेशन की यही पराकाष्ठा होगी कि हम जिम्मेवार हों। चलिए आचार्य जी, बहुत अच्छी हमारी चर्चा रही। जितने भी दर्शक इस चर्चा में, मुझे लगता है सारे दर्शकों ने काफी आनंद लिया होगा, और जो भी जिज्ञासाएं होंगी उनकी शांत जरूर होंगी। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक हमारा ये कार्यक्रम रहा। आपने बहुत अच्छे तरीके से लोगों का मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जाते जाते आपसे यही कहूंगी कि क्या होने वाला है इसके बारे में ना सोचकर क्या हो रहा है उसके बारे में सोचें और अपने जीवन को खुशहाल और संपन्न बनाएं। नमस्कार।